नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जीएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए जीव विज्ञान जो कक्षा 12 की है, उसका सेट नंबर जो चौथा है 2024 348 जीजे कोड नंबर। ठीक है, ये हमारे पास जो सेट है इसका पार्ट नंबर ये पहला है। इसके बाद मैं इसका लेकर के आऊँगा पार्ट नंबर दूसरा। ठीक है, बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा। ये जो पूरा जो क्वेश्चन है मैं बहुत ही जल्द इन्हें फाइनल भी करवा दूंगा। इनके जो सेट नंबर 4 हैं, इसके बाद हम बहुत ही जल्द लेकर के आ जाएंगे सेट नंबर 5 हैं। बस आपको क्या करना, लगातार ये वीडियो हमारे देखते रहना है ताकि आपको सब जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको समझ में ताकि आ सके। ठीक है, इनके जो क्वेश्चन के आंसर हैं, तो चलते हैं बिना ही देरी किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक का क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन में थायमीन, दूसरा यूरेसिल, तीसरा एडेनिन, चौथा है ग्वानिन। ठीक है, ग्वानिन। तो देखिए मैं बता दूं आपको, जो डीएनए होता है उसमें जो होते हैं कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। डीएनए में होते हैं थायमीन भी होता है, एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है और साइटोसिन भी होता है, लेकिन यूरेसिल बिल्कुल नहीं होता है। जबकि यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में उपस्थित होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको, यूरेसिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक का खा क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया। पहला ऑप्शन में 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा है 10 है। तो मैं बता दूं आपको, मेंडल ने कितने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षण चुने थे? 7। कितने? 7। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हमारे पास ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है। पहला बिंदु उत्परिवर्तन, दूसरा सुगुणिता, तीसरा विलोपन, चौथा स्थानांतरण। तो मैं बता दूं आपको, जो दात्र कोशिका अरक्तता होती है, ये जो रोग होता है ये एक प्रकार कौन सा परिवर्तन है? बिंदु उत्परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? बिंदु उत्परिवर्तन है। आपको ध्यान में रखना है। किस उत्परिवर्तन का उदाहरण कह रहा है? तो बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद घ नंबर कह रहा है, एक का घ नंबर पराग कण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं, यानी कहाँ पर बनते हैं। पहला ऑप्शन में है लघु बीजाणुधानी, दूसरा जायांग, तीसरा गुरु बीजाणुधानी और चौथा है अंडाशय। तो जो पराग कण होते हैं हमारे, वो कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो लघु बीजाणुधानी। कहाँ पर? लघु बीजाणुधानी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास कह रहा है दूसरे का क्वेश्चन, दूसरे का है मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो आंसर है एनाफिलीज मादा मच्छर। जो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, मादा मच्छर, उसी के द्वारा होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जो हमारे पास आंसर लिखा है यही आपका आंसर हो जाएगा, एनाफिलीज मादा मच्छर, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास खा नंबर कह रहा है दूसरे खा पीसीआर संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। ठीक है, जो हमारे पास पीसीआर है संकेताक्षर का पूरा रूप लिखना, पूरा नाम लिखना है। तो आंसर में देखिए, पीसीआर का पी का मतलब होता है पॉलीमरेज, सी का मतलब होता है चैन, आर का मतलब होता है रिएक्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, यही पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है, फिर ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए। तो आंसर में क्या है? खरगोश। होते बहुत सारे हैं लेकिन एक कह रहा है, तो आपको एक ही लिखना है, दो बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से हमारे पास कह रहा है घ नंबर कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त है।
ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कीट परागण। किसके लिए, कीट परागण। जो कीट परागण होता है ये एक प्रकार का पर परागण का ही उदाहरण है। ठीक है, यानी कि मतलब पर परागण का प्रकार है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कीट परागण जो है ये किसके प्रकार हैं, पर परागण के। ठीक है, तो बस आपको या तो आप पर परागण लिख सकते हैं या आप कीट परागण लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है, देखिए हमारे पास अंगा नंबर कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का उपयोग यानी प्रयोग करते हैं। तो उत्पादक। हरे पौधे होते कौन है, हमारे उत्पादक होते हैं, ये खुद भोजन बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वपोषी होते हैं हरे पादप। ठीक है, इन्हें उत्पादक या स्वपोषी बोलते हैं हरे पौधों को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे का हमारा क्या कह रहा है, अपघटन को परिभाषित कीजिए। तो अपघटन का जो अर्थ होता है ना, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग निकलता है। ठीक है, लेकिन हम बायोलॉजी के अनुसार अगर हम बोले बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में अपघटन का मतलब है मृत जीवों, मृत जो जीव होते हैं या कार्बनिक पदार्थों का टूटना। क्या होता है, मृत जीवों या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं हमारे पास उनका टूटना और सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में बदलना ही क्या है, हमारा अपघटन है। यह एक रासायनिक और जैविक प्रक्रिया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्या अपघटन, आपको समझ में आ गया होगा कि अपघटन क्या है। तो बायोलॉजी में अपघटन का मतलब क्या होता है, जो हमारे मृत जीव होते हैं, मृत जीव आपने देखा भी होगा। ठीक है, मरे हुए जीव और कार्बनिक पदार्थ का जब टूट जाते हैं ना, ये कार्बनिक पदार्थ जो मृत जीव होते हैं ये टूटते हैं, टूटकर सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, और इसी को हम अपघटन बोलते हैं। और यह एक प्रकार क्या है, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है खा नंबर, किन्हीं दो किण्वित पेय का नाम लिखिए। तो आंसर में है, पहला हमारे पास अदरक बियर, दूसरा है विस्की। ठीक है, ये हमारे दोनों के दोनों पेय पदार्थ के नाम हैं। इसके बाद हमारे पास है एक क्वेश्चन और बढ़िया है, ये देखिए ग नंबर कह रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए आंसर में लिखना, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है कि जो कपल्स होते हैं प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आधुनिक तकनीकों यानी विधि, आधुनिक तकनीकों से गर्भ धारण करवाना टेस्ट ट्यूब बेबी में महिला के शरीर में, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, महिला के शरीर में बनने वाले भ्रूण को कहाँ पर, लैब में बनाया जाता है। कहाँ पर, लैब में, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। लैब में बनने वाले भ्रूण में अंडा और स्पर्म यानी शुक्राणु, स्पर्म कपल्स का ही उपयोग में लिया जाता है। जो कपल्स होते हैं ना उन्हीं का उपयोग में लिया जाता है। अंडा और स्पर्म कपल्स का ही उपयोग में लिया जाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास घ नंबर कह रहा है, समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में दो अंतर बताइए। जो समयुग्मजी होते हैं और विषमयुग्मजी दोनों में हमें अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका समयुग्मजी एक तरफ यहाँ पर लिख लें, एक तरफ विषमयुग्मजी। तो समयुग्मजी में पहला पॉइंट क्या लिखना है, इनके अलील समान होते हैं। कैसे होते हैं इनके अलील, इनके अलील जो होते हैं वो समान होते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। जैसे कैपिटल टी कामा स्मॉल टी दोनों क्या है, ये समान है कि नहीं है, दोनों समान है ना, बस आपको यही ध्यान में रखना है। जबकि विषमयुग्मजी में क्या होते हैं, इनके अलील असमान होते हैं। कैसे होते हैं, असमान होते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों क्या हैं, अलग अलग है ना, बस इतना ही आपको ऐसे समझना है।
दूसरा क्या है इसमें पॉइंट, यह किसी विशेषक के लिए क्या होते हैं, ये शुद्ध होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं, किसी विशेषक के लिए शुद्ध होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, शुद्ध लंबा पौधा। इसका मतलब क्या होता है, शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, बस यही लिखा है, इन्हीं से ये पॉइंट बना, इन्हीं से। ठीक है, ठीक है। यह किसी विशेषक के लिए क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, जबकि किसी विशेषक के लिए शुद्ध नहीं होते हैं। ये शुद्ध थोड़ा ना है, ये अशुद्ध है ये। ठीक है, ये शुद्ध लंबा नहीं बोल सकते, है तो लंबा पौधा ये, इसके लिए लंबा पौधा बताया जाता है, लेकिन ये लंबा नहीं है शुद्ध। ठीक है, शुद्ध नहीं है लंबा, लेकिन शुद्ध लंबा नहीं होता, वही लिखा है यहाँ पर। इसके बाद कह रहा है, अंगा नंबर है तीसरे का अंगा, कह रहा है राइबोसोम के दो कार्यों को बताइए। तो देखिए राइबोसोम के जो दो कार्य है, पहला है राइबोसोम मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए हम कहते हैं इसे एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब होता है एमआरएनए यानी संदेश वाहक। मैसेंजर का मतलब क्या होता है, संदेश वाहक। तो राइबोसोम मैसेंजर आरएनए यानी संदेश वाहक आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए का मतलब टीआरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए। टीआरएनए को एक साथ लाते हैं कौन, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या है, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए को एक साथ लाना। ठीक है, दूसरा क्या है, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन को उनके सरलतम रूप यानी अमीनो अम्ल में बनाते हैं, अम्ल में बनाते हैं, ये ध्यान में रखना है। जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को उनके सरलतम रूप यानी अमीनो अम्ल में बनाते हैं। इन्हीं का काम क्या होता है, इनको तोड़ना, इनके सरल रूपों में बनाना। बस दो ही काम इसके पूछ रहा, दो ही काम कार आपको लिखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथे का हमारा क्या कह रहा है, बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आंसर में लिखना है आपको, जब एक ही अंडे या बीजांड से, ये बीजांड है लिखा है ध्यान में रखिएगा, या बीजांड से दो या दो से अधिक, दो या दो से ज़्यादा यानी ज़्यादा या अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या होती है, जब एक ही अंडे या बीजांड से दो या दो से ज्यादा भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं इसी कंडीशन को। ठीक है, बहुभ्रूणता जो होती है वो जानवरों और पौधों दोनों में पाई जाती है। बहुभ्रूणता जो होती है वो किसमें, जानवरों और पौधों दोनों में पाई जाती है। अब यहाँ पर और लिखना है कि मनुष्यों में जो बहुभ्रूणता है, मनुष्यों में बहुभ्रूणता होने पर समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आपने देखा भी होगा, ठीक है, जुड़वा बच्चे। तो ये किसके कारण, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता होने पर, अगर बहुभ्रूणता हो रही है तो जो मानव होते हैं मनुष्यों में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है चार का खा, कह रहा है स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। तो चित्र आपको खुद बनाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं बुक में मिल जाएगा। अध्याय 1 है, आप इतना ध्यान रखिएगा ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। अध्याय 1 में आपको मिल जाएगा चित्र। इसके बाद है हमारे पास ग नंबर, कह रहा है पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए पहली हमारे पास है नंबर 1 है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, क्या है, सहायक ग्रंथि है पुरुष लिंग की। दूसरी हमारे पास है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां। तीसरी है सेमिनल वेसिकल्स। तीसरी क्या, सेमिनल वेसिकल्स है। तो ये 3 आपके सामने रही ग्रंथियों के नाम। इसके बाद घा नंबर कह रहा 4 का घा, कह रहा प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर लिखिए। आपको एक तरफ डाल लेना है प्राथमिक उत्पादकता, एक तरफ द्वितीयक उत्पादकता। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखना है स्वपोषी जीवों, स्वपोषी जीवों जैसे पौधों की उत्पादकता को कहते हैं क्या, प्राथमिक उत्पादकता। यानी प्राथमिक उत्पादकता होती क्या है, स्वपोषी जीवों, स्वपोषी जीवों जैसे पौधों की उत्पादकता को क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता किसे कहते हैं, स्वपोषी जैसे जीवों, स्वपोषी जीवों यानी स्वपोषी जीवों जैसे पौधों की उत्पादकता को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, इसमें है विषम पोषी जीवों, विषम पोषी जीवों जैसे जानवरों की उत्पादकता को कहते हैं क्या, द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें सूर्य के प्रकाश या रसायनों का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया क्या है, प्राथमिक उत्पादकता जो है ये क्या है, सूर्य के प्रकाश
जो सूर्य का प्रकाश होता है या रसायनों का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है एक प्रकार की, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पौधों या बैक्टीरिया को खाकर, पौधों या बैक्टीरिया को खाकर जानवर और कवक अपने विकास में ऊर्जा और पोषक तत्व लेते हैं। क्या लेते हैं? जो हमारे पास पौधे होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, इनको खा करके जानवर और कवक अपने विकास में ऊर्जा और पोषक तत्व लेते हैं। अगर खाएंगे तो ऊर्जा तो मिलेगी ही मिलेगी और पोषक तत्व भी उन्हें मिलेंगे बढ़िया बढ़िया। तीसरा पॉइंट है किसी क्षेत्र में पौधों की प्रजातियों पर निर्भर करती है। जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो किसी क्षेत्र में पौधों की प्रजातियों पर निर्भर करती है, ये ध्यान में रखना है, प्रजातियों की पौधों की, ठीक है। तीसरा शाकाहारियों के स्तर पर, जो शाकाहारी होते हैं शाकाहारियों के स्तर पर नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी आपको पता है, ठीक है, शाकाहारियों के स्तर पर नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर है ये हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा देखिए 5वें का क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। तो आपको मिल जाएगा सेट दूसरे का प्रश्न 6 का देखें, ठीक है। सेट नंबर दूसरे का प्रश्न 6 का देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। इसके बाद कह रहा है खा नंबर प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए। जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी इसे कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम को अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके कार्यों को समझाना देखिए, इसका पहला काम है बैक्टीरिया को वायरस से बचाना। पहला काम क्या है? बैक्टीरिया को वायरस से बचाना। बैक्टीरिया में मौजूद प्रतिबंध एंजाइम, प्रतिबंध लिख दीजिएगा या प्रतिबंधन लिख दीजिएगा, एक ही बात है, ठीक है। मौजूद प्रतिबंध एंजाइम वायरस के डीएनए को काटकर उन्हें क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। कौन? जो हमारे पास प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं, प्रतिबंधन या प्रतिबंध एंजाइम, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम जो होते हैं वायरस के डीएनए को काट देते हैं और उन्हें मारने का काम करते हैं। इसके बाद देखते हैं और इसके काम। देखिए इसका दूसरा काम है विदेशी आनुवंशिक सामग्री से सुरक्षा प्रदान करना। विदेशी आनुवंशिक सामग्री से सुरक्षा प्रदान करना। प्रतिबंध एंजाइम विदेशी आनुवंशिक सामग्री को पहचान कर उसे क्या कर देता है? काट देता है। ये ध्यान में रखिएगा, विदेशी सामग्री, ठीक है को। फिर है तीसरा, ये एंजाइम डीएनए के खास अनुक्रमों पर काटते हैं। ये भी एक काम है। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम डीएनए के खास अनुक्रमों पर काटते हैं। इसके बाद है हमारे पास 5 का ग नंबर कह रहा है अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए। अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखना है। आंसर में देखिए सभी जीवों को जीवित रहने के लिए अपने जीवन काल में भोजन, सुरक्षा, स्थान, जनन आदि अनेक स्पर्धाओं का मतलब होता है कंपटीशन। स्पर्धा का मतलब क्या होता है? कंपटीशन, ठीक है। अनेक स्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है। आपको पता भी होगा भोजन के लिए सुरक्षा, स्थान, जनन, बहुत सारी क्या करना पड़ता है? कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है, भोजन के लिए भी। जब कोई भी जीव वर्ग किसी नए पारिस्थितिक आवास में प्रवेश करता है, अगर कोई जीव, तो यह स्वयं को यानी खुद को उस आवास के अनुकूल क्या कर लेता है? रूपांतरित कर लेता है, ठीक है। वहीं पर रहने के लिए स्वयं को क्या कर लेता है? वो स्वयं को उस आवास के अनुकूल रूपांतरित कर लेता है, ठीक है। उसके फलस्वरूप विभिन्न यानी अलग अलग आवासों में पहुंचने पर नई जातियों में विकास के इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण कहते हैं। यदि आप आराम से पढ़ोगे, आराम से समझोगे, आपको हर चीज समझ में आएगा। बस आपको इतना ही इसमें लिखना है, ऐसे ही समझकर इसे पढ़ना है।
इसके बाद हमारे पास है घ नंबर कह रहा 5 का घ नंबर कह रहा अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए। अनिषेक जनित फल होते क्या है? तो देखिए, अधिकतर प्रजातियों में फल जो होते हैं वो निषेचन का परिणाम होते हैं। अधिकतर फल निषेचन के द्वारा ही बनते हैं, ठीक है। परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित हो जाते हैं। कुछ ऐसी प्रजातियां पौधों की जिनमें बिना निषेचन की फल बन जाते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। ऐसे ही फलों क्या कहते हैं? अनिषेक जनित फल कहते हैं। उदाहरण में जैसे केला है, अंगूर है आदि और सारे होते हैं हमारे पास। फल बहुत सारे होते हैं जो बिना निषेचन के ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन नोट में याद रखिएगा, इन फलों में बीज नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं मेरे भाई? इनमें बीज नहीं होते, इसीलिए इन्हें बीज रहित फल भी कहा जाता है। ठीक, इतना ही आपको इसमें लिखना है। इसके बाद हमारे पास है, देखिए 6 का क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास। 6 का है अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए कि अपसारी विकास है क्या। तो देखिए, अपसारी विकास मैं करा चुका हूं, आप देख सकते हैं। सेट दूसरे का प्रश्न 8 का जो अथवा है उसका दूसरा देखिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। लेकिन 6 का हम देखेंगे। क्या कह रहा है? अंतरण RNA पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो अंतरण RNA है ये होता क्या है? तो देखिए, यह कोशिका की कुल RNA का, जो कोशिका होती है ना, ये कोशिका की कुल RNA का 15 से 18% होता है। कौन? अंतरण RNA। यह जो होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पूछा जा सकता है 1 नंबर में। तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये सबसे छोटे भी होते हैं और घुलनशील अणु भी होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये छोटे भी होते हैं और घुलनशील भी होते हैं, ठीक है, घुल भी जाते हैं। अतः इन्हें विलेय RNA अणु भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विलेय RNA अणु भी कहते हैं। क्योंकि घुल जाते हैं तो विलेय RNA अणु कहना भी हमें पड़ेगा, क्योंकि वो घुल जाते हैं ना, इसीलिए इन्हें विलेय RNA अणु भी कहते हैं। इनका निर्माण जो होता है वो केंद्रक में DNA के सांचे पर होता है। कहाँ पर होता है? केंद्रक में DNA का जो सांचा होता है वहां पर होता है। किनका निर्माण? अंतरण RNA का। फिर इसके बाद और हम आगे देखते हैं। तो देखिए, इसका कार्य है अंतरण RNA का, ये अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स पर लाते हैं। अमीनो अम्ल जो होते हैं हमारे पास, इनको कौन लाने काम करता है? राइबोसोम तक। तो अंतरण RNA ये अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स पर लाते हैं, जहां प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। कार्य भी लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर भी मिल सकें। तो देखिए, हमारे पास 6 का ग कह रहा है ओपियाइड्स ड्रगों को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जो ओपियाइड ड्रग होते हैं उनके बारे में हमें बताना है, उदाहरण भी बताना है। देखिए, ओपियाइड ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियाइड ग्राहियों से बंध जाते हैं। जो हमारे पास ये ऐसे ड्रग होते हैं जो किसे, हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, जो हमारे पास शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है और जठरांत्र पथ जो होता है, जो जठरांत्र पथ जो होता है वहां पर मौजूद विशिष्ट प्रकार के जो ओपियाइड ग्राहियां होती हैं वहीं से क्या हो जाते हैं? ये बंध जाते हैं, ये जो ओपियाइड ड्रग होते हैं। और आम तौर पर ओपियाइड का प्रयोग जो है वो दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आम तौर पर ओपियाइड का प्रयोग जो है दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। तो अच्छी बात है ना। ओपियाइड के अंतर्गत अफीम और इसके व्युत्पन्न हेरोइन, स्मैक, मार्फिन, हाइड्रोमार्फिन तथा सिनेटिक ओपियाइड हैं। ये हमारे पास इतने, ठीक है, जैसे पेथिडीन, प्रोपाक्सीफिन आदि। ये हमारे क्या है? इसके उदाहरण हैं।
ये सभी नशीली चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सभी ड्रग्स। इसके बाद हमारे पास है क्षय का घा। एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषक स्तर को आरेखी चित्र द्वारा दर्शाइए। तो आपको मिल जाएगा सेट तीसरे का प्रश्न 7, देखिए वहीं आपको ये मिल जाएगा। बस इतने ही हमारे प्रिय विद्यार्थियों ये क्वेश्चन है। इसके बाद में बहुत ही जल्द इसका अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, शायद वह अंतिम पार्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं जो है चाह लूँगा तो मैं एक बार में ही बिल्कुल बनाकर लेता आऊँगा आपके लिए, ताकि आपकी जो ये सेट है बहुत ही जल्द पूर्ण हो सके, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये हमारा वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि हर एक जो क्वेश्चन थे सभी का आंसर आपको समझ में आ सके। और ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि ये वीडियो हर जगह पहुंचेगा, सभी विद्यार्थी देख पाएंगे, सभी का क्या होगा, ये कंप्लीट भी हो जाएगा, तो अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें आसानी से मिल जाएंगे अगर आप शेयर कर देंगे वीडियो, नहीं तो क्या समझ पाएंगे कहाँ क्या है क्या नहीं चल रहा है। तो बस आपको इतनी दया ज़रूर बनाए रखनी है, कर भी देना है शेयर। और अगर आपने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।